अभी भी हम लोग सेंट्रल फोर्स वाले ही कॉन्सेप्ट में हैं और पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में कुछ बेसिक्स बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहला पॉइंट ये है कि जहां मास होगा वहां ये होगा, जहां मास होगा वहां ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। फिर आप अगर दिमाग आप दौड़ाओ, कोई ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करो कि मास वहां ना हो, तो आपको ऐसे कोई जगह मिलेगी ही नहीं। है कोई ऐसी जगह जहां मास ना हो? कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है। और जहां मास होगा वहां ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और बिना मास की तो कोई जगह है ही नहीं। इसीलिए ये यूनिवर्सल फोर्स, यूनिवर्सल का मतलब हो गया ब्रह्मांड, क्योंकि मास तो हर जगह मिलेगा। पहली बात तो ये होगी जहां मास होगा वहां ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो मैंने आपसे पूछा था कि वैक्यूम में क्या ये होता है, निर्वात में ये होता है? तो निर्वात में जब आप पहुंचते हो तो बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, और इनके बीच में क्या है? मास तो है ना, मास है तो ये फोर्स भी होगा, तो निर्वात में भी ये फोर्स होगा। दूसरा ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, माध्यम पे निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। जैसे कि दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स F था जब उनके बीच में एयर थी। ये दो द्रव्यमान है, पहला m1 है और r दूरी पर दूसरा वाला m2 है। इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 by r², ये है। और अभी इन दोनों मीडियम मतलब मासेस के बीच में, द्रव्यमानों के बीच में एयर है। अभी पूरा का पूरा सिस्टम आपने डुबो दिया एज इट इज, कुछ बदला नहीं, ना m1 को बदला, ना m2 को बदला, ना r को बदला। केवल क्या बदला कि पहले इनके बीच में एयर थी, अब इनके बीच में क्या आ चुका है? पानी। माध्यम केवल बदल दिया। अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? F होगा। पहले भी F था और अभी भी F होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड करता है। और इस फार्मूले को आप देखते हो जब, तो आपको पता चल जाता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F, ये मास के प्रोडक्ट के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूरी के प्रोडक्ट के कैसा है? स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां पर ये m1 m2 दोनों मासेस हैं और r इनके बीच की दूरी है। ये तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर के बात हो गई, और ये म्यूचुअल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स का मेंबर है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स। कैसे पता चल गया कि ये सेंट्रल फोर्स फैमिली का मेंबर है? सेंट्रल फोर्स का जो परिवार है उसी का एक सदस्य है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और ऊपर प्लस माइनस कुछ भी पावर हो, कभी पावर प्लस होगी तो कभी पावर कैसे होगी? माइनस होगी। और साथ ही साथ ये जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो किसी फिक्स्ड पॉइंट की तरफ होते हैं या फिर उससे आगे होते हैं। दोनों फीचर्स यहाँ पर है। अगर हम आपसे पूछें कि m1 ने m2 पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया उसकी दिशा क्या है, तो m1 ने जो m2 पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया उसकी दिशा हमेशा किधर है? m1 की ओर, यानी इस ओर। अगर मैं इस पॉइंट को A नाम दे दूं
तो इस वाले बल की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो कैसी है, एक ही होगी। और M2 ने M1 पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया उसकी दिशा कैसी है, आप बताओ ये कैसी है, B की ओर। क्लियर ये बात। तो ये सेंट्रल फोर्स फैमिली का मेंबर है। इतनी बातें पहले आप नोट करिए। आगे हमें मूव करना है और जानना है ग्रेविटी क्या होती है। तो पृथ्वी यूनिट मास यानी कि एकांक द्रव्यमान पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसको ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व कहते हैं। तो ये आपकी अर्थ हो गई पृथ्वी, और ये आपका मास m हो गया, स्मॉल m, और जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसको me मान लिया, और सेंटर से स्मॉल m r डिस्टेंस पर है। तो me यहाँ पर जो है मास ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और re त्रिज्या है यहाँ पर पृथ्वी की, रेडियस ऑफ अर्थ 400 किलोमीटर होती है। अब देखिए, दो चीजों को लेकर के हमेशा अलर्ट रहना, हम सरफेस से काउंटिंग कर रहे हैं या सेंटर से। तो यहां पर जो स्मॉल r है वो मास ये m है, द्रव्यमान m है, सेंटर से डिस्टेंस है। तो स्मॉल r है डिस्टेंस, ये वो दूरी है जो कि ली गई है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के केंद्र से हमने दूरी ली है। कभी कभी मन होगा तो हम सरफेस से लेंगे, जैसे ये देखिए h, तो स्मॉल h जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। इस चीज को लेकर के आप न्यूमेरिकल में भी बहुत अलर्ट रहना, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, कि क्या दिया जा रहा है, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल r है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जबकि h क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। अब जनरली जो सरफेस से हम दूरियां लेते हैं उसको क्या कहते हैं, हाइट। इस सरफेस से नीचे जाएंगे तो गहराई, और सरफेस से ऊपर चलते हैं तो हाइट। फिलहाल अभी हम ऊपर चल रहे हैं इसलिए क्या लेते हैं, हाइट। तो और आप देख सकते हो कि स्मॉल r की वैल्यू जो है re प्लस h के क्या है, बराबर। डेफिनेशन है यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द यूनिट मास ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड द ग्रेविटी, लिखी हुई है वहां पर डेफिनेशन। तो पता करें कि इस पृथ्वी ने स्मॉल m पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, यानी कि हम बात करना चाहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल F ओवर स्मॉल m, किसके ऊपर लग रहा है, स्मॉल m पर लग रहा है। कौन लगा रहा है, पृथ्वी, बाय द पृथ्वी, बाय द अर्थ। आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ पर रिड्यूस मास वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। देखिए यहाँ पर हमारे पास भी पृथ्वी है, एक द्रव्यमान तो वो है, और दूसरा हमारे पास भी स्मॉल m है, एक द्रव्यमान ये है। और हमें पता है कि जो स्मॉल m है वो पृथ्वी के कंपेयर में कैसा है, बहुत हल्का है। इसलिए हम पृथ्वी से जब उसको देखेंगे तो रिड्यूस मास की वैल्यू क्या होगी, हल्के मास के बराबर होगी। तो कैसे चालाकी से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके जिस जगह पर दो दो मास थे वहां पर हमने केवल और केवल कितना मास ले लिया, एक। मतलब अपने ऑब्जर्वेशन में कि अब हम फ्री होकर के अर्थ से केवल इसके बारे में सोच सकते हैं। रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट से जब रिड्यूस मास निकालोगे तो हल्के मास के क्या आएगा, बराबर। क्लियर ये बात। तो यहाँ पे लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल F ओवर द m, स्मॉल m पर कितना लग रहा है, बाय द अर्थ। तो फार्मूले में तो भाई दोनों रिजल्ट्स हैं, Gm1 m2 बाई r स्क्वायर, ये लिख दिया। अब जरा डेफिनेशन पर देखो, यूनिट मास पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दो जरा यूनिटरी मेथड एक एक नियम। स्मॉल m पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैपिटल एफ है। 1 पर कितना होगा? 1 यानी यूनिट। यूनिट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा? F बाई स्मॉल है। लीजिए हमने आपको ग्रेविटी का फार्मूला दे दिया। पहले तो यहाँ पर ग्रेविटी की डेफिनेशन दी कि पृथ्वी यूनिट मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी। अब आपको ग्रेविटी का फार्मूला भी है। अब ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से लिखते हैं। स्मॉल जी का फार्मूला हो गया फोर्स अपॉन में क्या? स्मॉल एम। याद रखो स्मॉल एम को ये वो वाला मास है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो यहां पर जो है हमारे पास में फोर्स तो ये है और स्मॉल एम ये रहा। जरा ग्रेविटी निकाली जाए तो ग्रेविटी का जो डेफिनेशन है उसको जरा फॉलो किया जाए तो ये जो ग्रेविटी निकल के आ रही है फोर्स अपॉन स्मॉल एम, यहां से स्मॉल एम फोर्स की वैल्यू है जी और एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया। हम जब ये काम कर रहे थे तो हमको एक्सपर्ट्स ने सजेशन दिया ये जो ग्रेविटी आप निकाल रहे हो कहाँ निकाल रहे हो? पृथ्वी की सतह से सरफेस ऑफ द अर्थ से कितनी ऊंचाई पर? h ऊंचाई पर। इसलिए हम ग्रेविटी के साथ में यहाँ पे h लगा ले रहे हैं जिससे कि हमको ये याद रहे कि ये जो ग्रेविटी हमने निकाली है कहाँ पर निकाली है? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ कितनी ऊंचाई पर? h ऊंचाई पर। और आगे चलते हैं भाई देखें क्या बचा भाई। जी एच इज इक्वल टू जी एम ई और स्मॉल आर की जगह पे लिख सकते हो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये देखो स्मॉल आर बराबर आर ई प्लस एच। ये इक्वेशन 1 आ गया। बड़े काम का इक्वेशन आ गया कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ग्रेविटी का फार्मूला ये है। तो सरफेस पर ग्रेविटी कितनी होगी? सरफेस पर ग्रेविटी जी सरफेस पर। अगर ग्रेविटी को सरफेस पर निकालना है तो हम अपने इक्वेशन नंबर 1 में h की जगह पे क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। अरे बोलो भाई सही है ना। जैसे ही h बराबर 0 रखेंगे तो रिजल्ट्स कहां पे आ जाएंगे? फ्रॉम द सरफेस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये आपका रिजल्ट आ गया जी सरफेस का और ये आ जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट के बारे में सब लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? जरा देखो इधर। जी सरफेस का जो फार्मूला मिला है कैपिटल जी 6.67 10 की पावर 11। एम ई पृथ्वी का मास कितना होता है? मास ऑफ द अर्थ नहीं यार 6 into 10 की पावर 24। अभी चेक कर लेंगे हम लोग इसको। 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम। ठीक। और आर ई रेडियस कितनी होती है पृथ्वी की? 6400 किलोमीटर। बिल्कुल सही है 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर को जब आप मीटर में बोलोगे तो 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर ये आ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आर ई स्क्वायर का मतलब 6.4 into 10 की पावर 6 और ये पूरा काम हमने किसमें किया? एसआई में किया। तो यहां से जी सरफेस की वैल्यू जब निकालोगे तो लगभग कितनी आती है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखा जाए? क्या वजह है भाई? देखो यहाँ ऊपर फोर्स है नीचे क्या मास। फोर्स में क्या छिपा हुआ है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे m आपका मास है ये किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कट गया यानी ग्रेविटी का जो यूनिट है वो कैसा है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर जिसका यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं? त्वरण। इसलिए ग्रेविटी को हम लोग एक नया नाम भी दे देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण इस नाम से भी जानते हैं। फिलहाल हम इक्वेशन 2 पर आ गए। ये इक्वेशन 2 है और यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि इसकी वैल्यू निकाली जा चुकी है। कैसे देख सकते हो? दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। पहली इक्वेशन डिवाइड बाय दूसरी इक्वेशन। तो जी एच अपॉन में जी एस कैपिटल जी एम ई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर और अपॉन में
जी एम ई और आर ई स्क्वायर, जो कैंसिल हो रहे हैं टर्म्स कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गए। जी एच अपॉन में जी एस एस फॉर सरफेस, आर ई स्क्वायर अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, जी एच अपॉन में जी एस इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर, और यहां पर आर ई जबरदस्ती कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। तो सरफेस पर ग्रेविटी दुनिया जान चुकी है, तो किसी हाइट पर कितनी ग्रेविटी होगी फार्मूला मिल चुका है, ये यहां से कैंसिल होगा, जीएस को उधर भेजोगे, जी एस 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। तो इस रिजल्ट की हेल्प से आप एच ऊंचाई पर ग्रेविटी का पता लगा सकते हैं। ग्रेविटी क्या होती है, डेफिनेशन जरा देख लो एक बार। इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है, यूनिट मास पर यानी एकांक द्रव्यमान पर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ होता है दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटी। और जब हमने यहाँ पर यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल किया कि अगर हमारे पास में मास स्मॉल m है और स्मॉल m पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F है, 1 पर कितना होगा तो F अपॉन m। तो यहाँ से हमको सोच मिल गई कि अगर हमें ग्रेविटी निकालना है तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स में डिवाइड करना चाहिए उस मास से जिस पर वो फोर्स लग रहा है। स्मॉल m कौन सा मास है, वो वाला जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। उसके बाद सारी कहानी को ले गए और इक्वेशन 1 बड़े काम का रिजल्ट है, बहुत काम का रिजल्ट है। किसी भी हाइट पर अगर आपको ग्रेविटी चाहिए तो इक्वेशन 1 आपको बताता है, तो सरफेस पर चाहिए तो h की वैल्यू क्या है, 0। और जो लास्ट का रिजल्ट है वो सरफेस वाली ग्रेविटी और ऊंचाई वाली ग्रेविटी को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। नोट करिए, ऊंचाई को हम लोग एल्टीट्यूड भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि भाई एल्टीट्यूड का ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, तो आप सारा काम करेंगे यहां तक। एल्टीट्यूड माने ऊंचाई, गहराई हम समझते हैं डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई। ग्रेविटी क्या होती है ये क्वेश्चन भी यहाँ कवर हो गया। अगर पूछा जाता है कि What is the effect on gravity due to altitude, तो फिर ये रिजल्ट है। यहाँ कहीं लिख देते, नहीं भूल ना जाओ कि ऊंचाई को एल्टीट्यूड कहा जाता है, हाइट फ्रॉम अर्थ is also called altitude। एल्टीट्यूड का ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ता है, आप यही रिजल्ट्स देकर के आएंगे। क्वेश्चन कैसा है, बड़ा है, कितने नंबर का है, उस हिसाब से। 1 मास का है तो सीधे फार्मूला लिख के आइए, जी एच एल्टीट्यूड हाइट h पर ग्रेविटी है, जी एस सरफेस पर ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू 9.81 होती है, एसआई में h सरफेस से हाइट है, फ्रॉम द सरफेस आर ई अर्थ का रेडियस है। ये जो रिजल्ट आप कर दो ना, ये भी बड़े काम का रिजल्ट है। कभी कभी कहता है कि सरफेस पर जो ग्रेविटी है और जो यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी है, इनके बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। तो आप देख सकते हो कि रिलेशन आपके सामने है। इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कैपिटल जी एम ई बराबर क्या हो जाएगा, जी आर ई स्क्वायर। बड़े काम का रिजल्ट है ये। कुछ ऑथर क्या करते हैं कि म्यूचुअल फोर्स की कहानी में अगर कहीं आकर्षण बल है तो वो निगेटिव लगा देते हैं। जैसे कहीं पर म्यूचुअल फोर्स है, जैसे प्लस वाला आवेश है, नेगेटिव वाला आवेश है, तो कूलाम वाला फोर्स का लगाओगे फार्मूला। अब कूलाम वाले फोर्स का लगाओगे फार्मूला तो वैल्यू निकल आएगी। मान लो 20 न्यूटन आई और तुमने पीछे आंसर चेक किया तो वहां नेगेटिव 20 न्यूटन था, तो घबरा मत जाना। इंडियन ऑथर में से कुछ ऑथर ऐसे हैं जो कि जब म्यूचुअल फोर्स की सिचुएशन में आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है,
तो उस बल पे क्या लगा देते हैं, निगेटिव। और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा कैसा था, अट्रैक्टिव फोर्स था। तो कहीं कहीं पर हो सकता है कि इस पर क्या लगा के लिखा जाए, नेगेटिव। अगली हेडिंग है इफेक्ट ऑफ डेप्थ ओवर द ग्रेविटी, गुरुत्व पर गहराई का प्रभाव। तो अर्थ ले लेते हैं पहले, ये अर्थ हो गई। और अभी हम कुछ ऊंचाई पर चले थे और फोर्स निकाला था, अब कुछ गहराई पर आते हैं और फोर्स लगाते हैं, देखते हैं कितना है। तो सबसे पहले तो पहले मैंने गहराई मेंटेन करी, ये तो सरफेस है, सरफेस से चले अंदर की तरफ, कितनी गहराई पर आ चुके हैं, h गहराई। अब ये खुद ही मैनेज करना। इस वाले केस में h का मतलब क्या है, गहराई। इसके पहले वाले केस में h का मतलब क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। अब मेरा जो मास है स्मॉल m वो यहां रखा है, स्मॉल m यहां रखा है, और अर्थ का जो सेंटर है यानी केंद्र वो ये है। तो अब देख करके ये फैसला करो, मेरा स्मॉल m जो द्रव्यमान है वो जिस अर्थ पर रखा है उस अर्थ की रेडियस आ रही है क्या। देखो अर्थ की जो त्रिज्या है वो आ रही है। मान लो यहां हमारा घर है, तो मैं कहूंगा कि मेरा घर उस अर्थ पर है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आ रही। तुम्हारा घर यहां पर है, तुम्हारा घर जिस अर्थ पर है उसकी रेडियस आ रही नहीं है, उसकी रेडियस क्या है, आर ई माइनस एच, है कि नहीं। ठीक है भाई, अगर हम अर्थ को 10 फीट नीचे खोद ले तो मुझे क्या मिलेगी, नई अर्थ मिलेगी। ये जो नई वाली अर्थ है उसका जो रेडियस है वो आर ई नहीं है, कुछ और है। अच्छा, जिस अर्थ का रेडियस आर ई है उसका द्रव्यमान एम ई है। एम ई का मतलब हो गया 6 × 10⁻24। ये देखो, इस बात को अगर लिंक करने की कोशिश करो कि हमारे पास में जो अर्थ है, अर्थ, इसका द्रव्यमान जो है वो एम ई है, मास बराबर एम ई। तो इस वाली अर्थ का जो रेडियस है, मास एम ई, मास बराबर एम ई फॉर रेडियस आर ई, फॉर रेडियस आर ई। लेकिन ये वाला जो मास है स्मॉल एम, ये जिस अर्थ पर उसकी रेडियस कितनी है, आर ई माइनस एच, यानी कि उस अर्थ का मास भी क्या होगा, अलग ही होगा। निकाला जाए, कैसे निकलेगा, तो देखते हैं भैया। यूनिटरी मेथड एक ही नियम लगाते हैं, क्योंकि 4/3 पाई आर ई क्यूब, ये गोले का आयतन निकालने का फार्मूला है। ये जो ओरिजिनल वाली अर्थ है, जो पूरी अर्थ है, उसका वॉल्यूम इतना है। तो 4/3 पाई आर ई क्यूब वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन। तो 4/3 पाई आर ई क्यूब वॉल्यूम अर्थ के लिए, अर्थ के लिए जो मास है वो एम ई है, और इसी की वैल्यू है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो अगर एक ऐसी अर्थ ली जाए जिसका वॉल्यूम 1 हो, 1 वॉल्यूम अर्थ के लिए द्रव्यमान कितना होगा, एम ई अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यूब। और ये छोटा वाला m जिस अर्थ पर बैठा है उस अर्थ का रेडियस कितना है, आर ई माइनस एच। तो भैया इस वाली अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा, इसलिए वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई और रेडियस की पावर 3। इस आयतन वाली अर्थ के लिए मास कितना होगा, तो मास आ जाएगा एम ई अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यूब और इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब।
इसको सॉल्व कर लिया जाए, देखो 4/3 4/3 तो कट गए। तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट जो आया उसको यहाँ लिखा जाए। तो मास माने द्रव्यमान फॉर अर्थ ऑफ रेडियस RE माइनस एच, वो अर्थ जिसका रेडियस जिसकी त्रिज्या RE माइनस एच है उसका जो मास है वो क्या है, मान लिया m डैश है। देखो ये निकल के आया, उसकी वैल्यू कितनी आई है me, ऊपर है RE माइनस एच का होल क्यूब और नीचे क्या है RE क्यूब। यहां तक की बातचीत में कहीं कोई समस्या हो तो बताइए। अगर आप अर्थ के नीचे 15 फीट चले जाते हैं तो आपको एक नई अर्थ मिलती है, और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो नई अर्थ है उसकी रेडियस RE नहीं है, RE से क्या है कम है। जिस अर्थ की रेडियस RE है उसका मास क्या होता है me। तो जो नई अर्थ मिली है उसका मास कुछ और होगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकला, न्यूटन मेथड से, एक एक नियम से। और इस वाली अर्थ का जो द्रव्यमान है हमने सोचा कि m डैश है, m डैश की वैल्यू ये निकल गई। अब देखिए एक बार फिर से हम इस अर्थ पर बैठे हुए हैं और सामने कौन है, स्मॉल है। तो इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया जाए फार्मूला। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, मानते हैं कि वो भी F के इक्वल है। तो F इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं एक बात, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल ओवर स्मॉल है। यहां फार्मूला होगा G, खाली जगह नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, खाली जगह। तो खाली जगह पर क्या भरा जाए, नीचे वाली खाली जगह डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कहां से लेते हैं, फ्रॉम द सेंटर। तो भाई सेंटर से स्मॉल एम की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, RE माइनस एच है। ऊपर वाली खाली जगह पे क्या लिखते हैं, मासेस। तो एक मास तो आपका ये स्मॉल m है, और दूसरा वाला मास क्या है, m डैश। क्योंकि जिस अर्थ पर इस समय हम है उसका मास कितना है, m डैश लिख दिया। यहां से आ गया F इज इक्वल टू, या चलिए स्मॉल m को नीचे सेट कर दिया, ये आ गया G m डैश और RE माइनस एच का होल स्क्वायर। ये हो गया फोर्स, ये हो गया वो वाला मास जिस पर फोर्स लग रहा है। ये क्या बन गया, ग्रेविटी। लेकिन ये ग्रेविटी कहां पर है, गहराई पर है। ये बन गया ग्रेविटी और यहाँ पे H लगा दिया। H का मतलब क्या, गहराई, H गहराई। ये G है, RE माइनस एच का होल स्क्वायर है, और m डैश की वैल्यू पुटअप कर दी जाए। m डैश की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या है, me RE माइनस एच का होल क्यूब और नीचे RE क्यूब। सॉल्व करिए, देखिए भाई क्या निकल गया है। गहराई पर ग्रेविटी, H गहराई पर ग्रेविटी, G आ गया, me आ गया। नीचे जो RE क्यूब है उसको ऐसे लिख लो, RE स्क्वायर। एक RE बचेगा, एक RE ऊपर भी बचेगा, RE माइनस एच और अपॉन में RE। देखो वही चीज लिखी हुई है जो रिजल्ट्स में बच रही है, सही है, ठीक है। अच्छा, अभी हम सीख चुके हैं, और जो सीख चुके हैं उसको सीधे फंडा बना लें, क्योंकि हम जानते हैं कि G सरफेस बराबर क्या होता है, G me बाई RE स्क्वायर। इसकी जगह पे तो क्या लिख सकते हैं, G सरफेस लिख सकते हैं, G सरफेस। इधर RE को अलग अलग डिवाइड कर दो, RE के साथ RE, H के साथ RE, RE से RE कैंसिल हो गया, G H बराबर आ गया G सरफेस ब्रैकेट में 1 माइनस H बाई RE। ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो H गहराई पर ग्रेविटी कितनी होगी ये पता चल गया। अच्छा, अगर तुम ये गड्ढा खोदते हुए यहां पहुंच जाओ तो H का नाम क्या है, गहराई। उस समय H और RE क्या हो जाएंगे, बराबर। जरा H की वैल्यू RE रख लो। H की वैल्यू जब RE रखोगे तो सेंटर पे आप पहुंच जाओगे ना, और सेंटर पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पर ग्रेविटी कितनी आती है, 0 आती है।
इधर जब हम अर्थ के ऊपर चलते हैं तो वहां पर भी जो स्पेस मिलता है वहां पर भी ग्रेविटी कितनी आती है, 0 आती है। नोट कर लीजिए, तो बड़े काम का रिजल्ट आ चुका है। ग्रेविटी जो है वो ऊंचाई के साथ भी बदलती है और गहराई के साथ भी बदलती है। और ग्रेविटी जब बदलती है तो प्रेशर भी बदलेगा, क्योंकि प्रेशर जो है ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो प्रेशर कुकर है, अगर आप पहाड़ पर चढ़ते हैं और वहां पर दाल पकाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम हो जाती है। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं देखो ये भी बता रहे हैं, इन पे भी ध्यान देना बेटा। इधर जरा देखिए कहीं आप ये बात मिस ना कर दें। आप देखो ना, गहराई पर जो ग्रेविटी है वो सरफेस से क्या आ रही है, कम। तो ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट 1 से कम आएगा, और 1 से कम जब वैल्यू मल्टीप्लाई करेगा तो GH की वैल्यू GH से क्या आएगी, कम। यानी गहराई पर जाने पर भी ग्रेविटी कम होती है और ऊंचाई पर जाने पर भी ग्रेविटी क्या होती है, कम। कैसे? ऊंचाई वाला फंडा ये था, GH बराबर था GS, और नीचे देखो समथिंग का एक स्क्वायर। जब तुम इस 9.81 में नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 9.81 से कम ही आएगा। तो ऊंचाई पे जाने पे भी ग्रेविटी कम होती है, गहराई पर भी कम होती है। तो जो एग्जांपल दिया जा रहा है कि जब आप पर्वत पर चढ़ते हैं, माउंटेन की किसी चोटी पर हैं और वहां पर आप प्रेशर कुकर में दाल पकाते हैं, ग्रेविटी कम हो चुकी है। ग्रेविटी कम हो चुकी है तो प्रेशर कम हो चुका है, प्रेशर कम हो चुका है तो दाल गलने में क्या होगी, दिक्कत है। अगर बात की जाए ग्रेविटेशनल फील्ड, या वो कहें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसका भी आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड गुरुत्वीय क्षेत्र, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ये रफली आप इस बात को समझो। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, RW का मतलब है रफ, खुद को पता होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है वही ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी स्मॉल जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ग्रेविटी, ठीक है ये बात। और ग्रेविटेशनल फील्ड का, ग्रेविटेशनल फील्ड वो क्षेत्र है, वो एरिया है जहां पर ग्रेविटी है। अनंत क्या होता है, जहां ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए इस बात को। इसमें क्या, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है वही ग्रेविटी, और ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब रीजन, रीजन माने क्षेत्र, रीजन वेयर ग्रेविटी प्रेजेंट, ग्रेविटी प्रेजेंट, ऐसा क्षेत्र जहां पर ग्रेविटी लगातार है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस हिसाब से हमसे कोई पूछे अनंत क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई अनंत वो होता है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यानी ग्रेविटी नहीं होती है। तो आपको एक अनंत तो मिलता है अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर, जहां पर आपको ग्रेविटी नहीं मिलेगी, और एक अनंत मिलता है अर्थ की सरफेस से नीचे जाने पर।
क्योंकि वहां पर भी सेंटर पे जाकर के फील्ड कैसी हो चुकी है, 0। और आपको कुछ अपडेट दिए जाए रफ वर्क में ही, बेसिक्स हैं ये रफ वर्क, या आप जिस क्लास में हैं तो ये आपको पता होने चाहिए। पता है, भूल गए तो एक बार याद आ जाएंगे। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। और हमें ये पता है कि जो लोग सेंट्रल फोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव भी होते हैं। सेंट्रल फोर्स कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव। ये प्रूव किया हम लोगों ने। हाँ भाई, प्रूव किया कि नहीं किया, प्रूव किया कि सेंट्रल फोर्स कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है और ये कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव। तो कभी कभी आपसे ये पूछता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस की मौजूदगी में आप स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताइए, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताइए। तो याद रखो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो चाहते हैं, अगर मैं बता चुका हूं तो मुझे बता देना। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो चाहते हैं वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो पीई माने पोटेंशियल एनर्जी, नीचे की तरफ एरो मतलब डिक्रीज। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, ये प्लस है और ये माइनस है। तो हमने आपको बताया पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, तो मैं तुरंत दिमाग दौड़ाया। इन दोनों के बीच में जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और विद्युत बल चाहता भी यही है कि ये लोग पास पास आए, क्योंकि आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन। तुरंत आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, आप बताओगे डिक्रीज। क्या है, डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ एरो मतलब डिक्रीज हो रही है। फिर हमने एक क्वेश्चन और बनाया, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। और हमने आपसे पूछा कि बताओ भाई पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, आप तुरंत बोलो डिक्रीज, क्योंकि जो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स है वो यही चाहेगा, आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो दूर दूर जाना ही। तो सीधी सी बात है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो चाहते हैं वही हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। और अगर वो नहीं हो रहा है, अगर वो नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज। जैसे कि इसी क्वेश्चन में ये, चलो अलग से बना देते हैं। मैंने कहा कि ये प्लस है और ये माइनस है, हमने कहा दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। और पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताओ, तो इंक्रीज। क्योंकि इनके बीच का जो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स है, विद्युत बल है, वो चाहता है कि ये क्या है, पास पास आए, लेकिन दूर दूर जा रहे हैं, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स जो चाहता है वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये बात जो है हमेशा के लिए याद रखो। और जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व, वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज तो स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। एक तो मुझे ये बात आपको बतानी है। दूसरा, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस जो चाहते हैं वही हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो चाहते हैं वही हो रहा है, तो जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। अगर वो नहीं हो रहा है, मैंने उल्टा बोल दिया, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस जो चाहते हैं अगर वही हो रहा है, वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव। और अगर वो नहीं हो रहा तो वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव। जैसे कि हमने आपसे कहा कि हमने एक स्टोन को ऊपर फेंक दिया,
तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है ग्रेविटेशनल वाला, वो क्या चाहता है, ऊपर नहीं चाहता, वो चाहता कि नीचे है, लेकिन हमने ऊपर फेंक दिया। यहाँ पर जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस जो चाहता है वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। जो हो रहा है, जो चाहते हैं वही हो रहा है तो पॉजिटिव, और अगर वो नहीं हो रहा है तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। आइए भाई रफ वर्क फटाफट नोट करिए। तो मेरा अगला रफ वर्क है कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो चाहते हैं वही हो रहा, तो W माने वर्क डन पॉजिटिव, और वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो W माने वर्क डन कैसा, नेगेटिव। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस की चाहत का कोई अपोज कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, मतलब कोई ताकत वहां लगी हुई है, जैसे इस वाले एग्जांपल में मैंने कहा दूर दूर जा रहा है, तुरंत समझ जाओ कि कंजर्वेटिव फोर्सेस की चाहत तो है पास पास लाना, फिर भी ये दूर दूर जा रहे हैं, तो यानी कि कोई बाहर से इन्वॉल्व है। अगर कोई बाहर से इन्वॉल्व है तभी तो हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा, और अब पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज, स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, जल्दी से एक आर्टिकल और करते हैं, आर्टिकल को बाद में हेडिंग में बदलेंगे। ये हमारे पास में एक मास है कैपिटल M, ये बहुत भारी भरकम मास है, अर्थ समझ लो इसको, चलो अर्थ समझ लेते हैं M, और इसके सेंटर से कुछ दूरी पर एक छोटा सा मास है, स्मॉल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है काम कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये चाहता है कि छोटा वाला M जो है वो इसके पास आ जाए, लेकिन किसी एक्सटर्नल ने, यानी कि कोई बाहर से आता है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल एजेंट, बाह्य कारक, और एक्सटर्नल एजेंट आता है और इस मास को यहां से यहां ले जाता है, कितना विस्थापित करके, dr, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, dr। अब समझ जाओ कि यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल वाला चाहता है कि ये क्या हो, दूरी घटे, लेकिन यहां पर दूरी बढ़ी है, इसका मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स जो चाह रहा है वो नहीं हो रहा। ठीक, अब जरा वर्क डन निकालते हैं, कार्य निकालते हैं, छोटा सा वर्क डन। तो dw बराबर फोर्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, और साथ में cos थीटा। तो अगर हम कहें कि भाई कुल वर्क डन कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन कर लिया जाएगा, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, dr, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180, क्योंकि फोर्स तो इधर लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 180। ये dw आ गया G m आर स्क्वायर dr, और cos 180 ले माइनस कर दिया, इस नेगेटिव को इधर ले गए। देखो वो वाली बात आ गई, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है तो जो W होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। आ गया नेगेटिव इसके पास। अब ये तो छोटा सा वर्क डन आ गया, अगर हमें पूरा पूरा वर्क डन निकालना तो क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। ये सब लोग समझते हैं ना, छोटी वैल्यू अगर आपके पास है उसको इंटीग्रेट करके क्या बना देते हैं, टोटल। टोटल वर्क डन निकाला भी है, इंटीग्रेट कर दिया। अब आप यहां से कहां तक ले जाओगे, अनंत तक ले जाएंगे, यानी कि यहां पे r की लिमिट हो गई, r से कहां तक, अनंत तक। और ये आपका इंटीग्रेशन जब करोगे लेफ्ट हैंड साइड का तो w आ जाएगा, एक्सेप्टेड, dx का क्या होता है x, dw का क्या जाएगा w, और नेगेटिव रहेगा। इधर देखिए आप G m r की पावर -2 dr, r से इंफिनिटी। किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तुरंत बताना, क्योंकि टाइम हो गया है।
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस का 1/r, r से इंफिनिटी। ठीक है, अब हमने माइनस का w GMEM और यहां पे लिखा, चलिए अच्छा नेगेटिव पहले कॉमन कर लें यहां से, GMEM, ये नेगेटिव मैंने बाहर कर लिया, तो यहां पर भी नेगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा 1/इंफिनिटी और माइनस का 1/r, और 1/इंफिनिटी क्या होता है 0, तो w की वैल्यू आ जाएगी, माइनस w की वैल्यू आ जाएगी GMEM/r, w की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का GMEM/r। क्या निकाल दिया हमने? हमने निकाल दिया है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। भाई ग्रेविटेशनल फील्ड जो चाहता था हमने वो काम कहाँ होने दिया, हम तो उसके क्या कर रहे थे, अपोजिट में जा रहे थे। तो हेडिंग हो जाएगी वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। हेड डाल दीजिए आप, हेडिंग आपकी होगी वर्क डन अंडर या अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड and gravitational potential and gravitational potential हेडिंग पूरी हो गई। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय विभव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय विभव। हेडिंग कंप्लीट हो गई, सारे आरडब्ल्यू पूरे हो गए आपके, आरडब्ल्यू में तो कोई नहीं। ठीक है, तो अब हमने वर्क डन तो निकाल दिया, अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, जल्दी से बताओ कि ये वर्क डन मैंने किस पर निकाला है, स्मॉल m पर निकाला है। स्मॉल m पर जो वर्क डन है, स्मॉल m पर वर्क डन है w, तो 1 पर 1 मतलब यूनिट मास पर, एकांक द्रव्यमान पर वर्क डन कितना हो जाएगा W/m, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गुरुत्वीय विभव, कैपिटल V से लिखते हैं इसको। इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि एकांक द्रव्यमान पर, तो पहले मैं इसकी जल्दी से अच्छी से डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? इसका नाम है वर्क डन फॉर यूनिट मास, एकांक द्रव्यमान पर होने वाला वर्क डन। तो देखो ऊपर आपको क्या दिख रहा है W/m, और W की वैल्यू कितनी आई है माइनस का GMEM/r, नीचे स्मॉल m, खत्म हो गया ये। V = माइनस का GME/r, ये क्या आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव। ठीक है ना, क्लियर? क्लियर है ना? तो ये हम लोगों ने एक पार्ट पूरा कर लिया। अब इसके आगे हम लोग इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को ही पकड़े रहना है और कैपलर्स के लॉस करने। मिलते हैं अगली क्लास में।